नमस्कार दोस्तों। देखिए, पार्ट वन हम कर चुके हैं पहले ही। जो भी है इस बार बोर्ड एग्जाम में पेपर आया है जिसका कोड FD है, हम इस पेपर को सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। तो पार्ट वन में जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और विकल्प वाले उन सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। आपने अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो की लिंक डाल दूंगा, उसको आप लोग जाके देख लीजिएगा। आपने जैसे किया हुआ है और अपने जो किया हुआ है उसको मैच कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप कि और पेपर भी ऐसा नहीं था कि कोई टफ था, पेपर आसान ही था। मुझे उम्मीद है कि आपका बहुत अच्छा पेपर गया होगा, ठीक है। ओके। और कुछ क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो हमने सोल्व कराए थे उसी में से मैक्सिमम लगा है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताए थे उससे भी 5-6 क्वेश्चन आपके 5-5 मार्क्स वाले लगे हुए हैं। तो ये देख के मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों का बेनिफिट हुआ है उस चीज़ से। ठीक है, चलिए हम लोग अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अब जैसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का 5th का फर्स्ट पार्ट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने 5-5 मार्क्स वाले आपको 15-16 या आई थिंक 18-19 क्वेश्चन लिख के दिए, तो उसमें से ही ये क्वेश्चन है आपका। तो इसमें तुल्यता संबंध दिखाना है आपको, और संबंध ये है कि किसी भी एक सेट पे, और वो भी पूर्णांकों का समुच्चय है, उस पर एक आपको रिलेशन डिफाइंड कर रखा है। रिलेशन ये कह रहा है कि दो पूर्णांकों को आप रिलेटेड तब बोलोगे जब दोनों का जो डिफरेंस होगा, यानी कि A-B, यानी कि पहले में से जब आप दूसरा घटाएंगे तो ये ना 5 का गुणज बनेगा। गुणज मतलब या तो आप इसको गुणज बोल लो, ठीक है, या ये बोल लो कि ये 5 से विभाजित होगा। गुणज का मतलब इंग्लिश से होता है मल्टीपल, ठीक है। तो इसका मतलब 5 इन A-B को हमेशा डिवाइड करेगा, तो वो आप, ये रिलेशन है इनके बीच में, ठीक है। तो आपको इस रिलेशन को तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। आपने देखा होगा ये हमने सोल्व भी किया हुआ है एक वीडियोज़ में, कि तुल्यता संबंध दिखाना, हम लोग इस तरीके के रिलेशंस को कैसे तुल्यता संबंध हम लोग दिखाते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा। तो अब इसको कुछ खास है नहीं कराने के लिए, थोड़ा क्विक क्लिक करा दे रहा हूँ मैं। अगर आप को ये दिखाना है ए रिलेटेड ए, यानी कि स्वतुल्य दिखाने के लिए आपको पता है बी की जगह भी ए ही रिप्लेस करना पड़ता है। यानी कि जैसे ही आप A, A लेंगे तो आपको ये दिखाना है कि इनका जो डिफरेंस होगा A-A कितना होगा, A-A आपका 0 होता है। और आपको पता है 0 हर एक संख्या का गुणज होता है आपका, और आपको तो केवल किसका गुणज चाहिए, 5 का, जो कि 5 का गुणज है। तो इसका मतलब ए रिलेटेड ए हो गया एवरी एलिमेंट के लिए, ठीक। तो ये स्वतुल्य बन गया। सममित के लिए आपको पता है कि ए का रिलेशन बी के साथ लेके चलना पड़ता है। तो जब ए का रिलेशन बी के साथ है तो रिलेशन क्या है, A-B आपका क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित होगा या गुणज होगा, लिख लीजिए। आपको बी रिलेटेड ए दिखाना है, यानी कि इसका उल्टा दिखाना है, यानी कि आपको B-A दिखाना है 5 से विभाजित। तो अब आप B-A को क्या कर सकते हैं, माइनस चिन्ह जैसे आप कॉमन लेंगे तो ये A-B ही बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ऊपर A-B 5 से विभाजित है, और आप उसमें केवल माइनस चिन्ह जोड़ रहे हैं। आप अगर देखिए कि जैसे 10 नंबर है आपका, ये 5 से कट रहा है आपका, और अगर इसमें माइनस का 10 माइनस जोड़ देंगे 5, तो ये भी तो कट जाएगा ना। तो यानी कि चिन्ह से कोई फर्क पड़ेगा नहीं आपका, यानी कि ये भी क्या बन जाएगा, 5 का गुणज बन जाएगा, यानी कि B A के साथ रिलेट कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है, फॉर एवरी। तो स्वतुल्य ये आपका सम्मित भी हो गया। तीसरा बचा संक्रमक। संक्रमक के लिए बस आपको ऐड करना पड़ता है, मतलब ABC 3 एलिमेंट चूज करेंगे आप लोग, इंटीजर्स के 3 इंटीजर लेंगे, पहले का रिलेशन दूसरे के साथ और दूसरे का रिलेशन तीसरे के साथ लेकर चलेंगे। तो ये क्या कहेगा कि A-B 5 का गुणज बन जाएगा, ये क्या कहेगा B-C 5 का गुणज बन जाएगा। अब आपको दोनों A और C यानी कि B गायब करना है, तो देख लीजिए गायब कैसे होगा, ये प्लस का भी है ये माइनस का भी है, दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि A- का B प्लस में B-C। अब आपको ये 5 का गुणज दिखाना है। अब ध्यान से देखिए, एक पहला नंबर है जो 5 से कट रहा है, विभाजित हो रहा है, एक दूसरा नंबर है जो 5 से विभाजित हो रहा है। अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो उनका जोड़ भी हमेशा 5 से विभाजित होगा। ये इंटीजर्स का रूल भी है और आपने पढ़ा भी था ये, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, 10 5 से कट जाएगा, 25 5 से कट जाएगा, दोनों को जब जोड़ेंगे हम लोग 10 + 25 = 35, ये भी 5 से ऑटोमेटिकली विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको जब आप सोल्व करेंगे तो माइनस बी से प्लस बी हट जाएगा, कितना आ जाएगा A-B, ये भी 5 का गुणज, तो इसका मतलब ये किसका गुणज बन जाएगा, 5 का गुणज हो जाएगा, यानी कि ए रिलेटेड क्या हो जाएगा, C फॉर ऑल, ठीक है। तो इस तरीके से ये तुल्यता संबंध बन जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था रिलेशंस का ही आपका। रिलेशंस इस बार अच्छी खासी मात्रा में आया है, ऐसी बात नहीं है, रिलेशंस टॉपिक बढ़िया है, और फंक्शंस के क्वेश्चंस थोड़े से कम आए हैं। इवन मैं तो देख रहा हूँ कि फंक्शंस के टाइप से तो आपको फिलहाल कुछ भी नहीं आया, लेकिन एक दो सेट जैसे मैं कोई डिफरेंट सेट देख रहा हूँ उसमें, तो उसमें फंक्शन से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। फंक्शंस की संख्या काउंट करने के लिए भी आए हुए हैं। ओके, देखिए सेकंड पार्ट देखिए। अब ये सेकंड पार्ट भी वही है जिसको एक वीडियो में मैं आपको सोल्यूशन दे चुका था इसका। X-Y यानी कि दो मैट्रिक्स दे रखी है, कैपिटल X और कैपिटल Y, दोनों का सम मैट्रिक्स दे रखी है, दोनों का डिफरेंस मैट्रिक्स दे रखी है, दोनों मैट्रिक्स की वैल्यूज बतानी है आपको। क्या हो गया, देखिए सीधा सीधा मैंने आपको बोला था उस समय भी कि केवल रैखिक समीकरण सोल्व करिए आप इसको। मतलब क्या है कि ये X + Y है, ये X - Y है, केवल X निकालना है तो दोनों को जोड़ दीजिए ना,
तो यानी कि इसके नीचे चलिए मैं ये लिख दे रहा हूँ x प्लस वाई इसी के नीचे, और ये मैट्रिक्स आपकी है 5 2 0 9। जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 ऐड होकर ट्वाइस बन जाएगा। और मैट्रिक्स एडिशन आपको पता है कंपोनेंट वाइज, 3 में ऐड हो जाएगा 5 तो 8 आएगा, 6 में ऐड होगा 2 तो यहाँ भी 8 आएगा, 0 में ऐड होगा 0 तो 0 आएगा, -1 में ऐड होगा 9 तो यहाँ भी कितना आएगा 8 आएगा। अब आप दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए, कैपिटल एक्स बराबर, जब मैट्रिक्स में डिवाइड करते किसी नंबर से तो हर एक एलिमेंट में डिवाइड हो जाती है, तो 4 4 0 4, ये तो कैपिटल एक्स आ गया आपका। आपको वाई निकालना है तो एक्स की वैल्यू, ये वही लीनियर इक्वेशंस की तरह एक्स की वैल्यू यहाँ पे उठा के यहाँ रख दीजिए एक्स की वैल्यू, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से जो वाई आएगा वो 5 2 0 9, इस मैट्रिक्स में से एक्स मैट्रिक्स घट जाएगी आपकी 4 4 0 4। तो जैसे आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो ये 1 आ गया, ये आपका -2 आ गया, ये आपका 0 आ गया, और ये आपका प्लस का 5, ये आपकी वाई मैट्रिक्स। अब बताइए, ये सिंपल क्वेश्चन है 5 मार्क्स में, ये दोनों क्वेश्चन। बताइए इससे आसान कोई मिलेगा? ये तो मान के चलिए कि आपके एक प्रकार की लॉटरी ही लगी हुई है, मतलब मान लीजिए लड्डू क्वेश्चन है ये, ठीक है। लड्डू मतलब बड़ा आसान, जिसको करने में कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी आपको, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है थोड़ा सा ध्यान रखने वाली, इन चीज़ों में कैलकुलेशन मिस्टेक्स थोड़ी सी होती है, तो अगर आपकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो उसको माइंड मत करिएगा, क्योंकि आपका मेनली एग्जाम्स में चेकिंग करने वाले भी, इवन हम लोग भी चेकिंग करते हैं, तो उसमें हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि बच्चे ने कॉन्सेप्ट ठीक से लगाया हुआ है या नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक जेन्युइन है, वो किसी के साथ भी दिक्कत हो सकती है, वो हमसे भी दिक्कत हो सकती है, ठीक। हम केवल कॉन्सेप्ट देखते हैं, बच्चों का अप्रोच देखते हैं कि बच्चों का अप्रोच क्या है। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में आपको, अब देखिए फिर से भाई, ये भी बहुत बार हमने किया है सॉल्यूशंस में, ये आपको डिवाइड एक्स याद करना है, और आपको दिख रहा होगा कि ये चर की घात चर है, यानी कि वेरिएबल्स की वेरिएबल्स पावर है आपकी। और वो भी उसमें एक दो तरह के क्वेश्चन थे, एक में केवल एक ही फंक्शन होता था, लेकिन इसमें दो फंक्शंस का एडिशन है। तो अगर आपको याद होगा तो इनको आप लोगों को सेपरेट सेपरेट कंसीडर करने के लिए मैंने बोला था कि इसको u मान लीजिए और इसको v मान लीजिए, तो ये y बराबर बन जाएगा u प्लस v, और आपको dy अगर dx निकालना है तो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, तो यहाँ पे u के रेस्पेक्ट x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा u का, और यहाँ पे v का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा। अब दोनों को सेपरेट कर लीजिए सोल्व, मतलब u बराबर है आपका कोट x और इसकी पावर है आपका साइन x, और v बराबर है आपका x रेज टू पावर x। तो मैंने तरीका बताया था कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो लोगरिथमिक एप्लीकेशन लगाइए, दोनों तरफ का लोग लेके पावर को प्रोडक्ट में लेके आ जाइए, और उसके बाद फिर सीधा अवकलन कर दीजिए। तो दोनों तरफ का जैसे ही लोग लेंगे तो ये लोग u बनेगा, और ये बनेगा लोग ऑफ कोट ऑफ एक्स और इसकी पावर है साइन ऑफ एक्स, ठीक है। और लोग की प्रॉपर्टी लगाइए, पावर प्रोडक्ट में आ जाएगी, तो साइन एक्स इंटू में लोग कोट ऑफ एक्स, ठीक है। दो फंक्शंस का प्रोडक्ट बन गया ये, और लेफ्ट साइड में भी बन गया लोग यू। आपको डी यू डी एक्स निकालना है तो एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दीजिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो लोग यू है, अब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो, लेकिन फंक्शन यू का है तो पहले यू के रेस्पेक्ट में करेंगे, लोग यू का 1/u, और इंटू यू का जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स बनेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि दोनों ही फंक्शन एक्स के हैं, तो प्रोडक्ट फॉर्मूला साइन एक्स फंक्शन एज इट इज, दूसरे का अवकलन अवकलन करेंगे। अब दो फंक्शंस का कंपोजिशन है ये, चेन रूल लगाइए, लोग कोटेक्स को थोड़ा एक्स मानिए, तो लोग एक्स का 1/एक्स, एक्स की जगह कोटेक्स इंटू कोटेक्स का करेंगे, याद होगा आपको माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ये बनेगा। और प्लस में इस बार सेकंड फंक्शन एज इट इज लोग कोट ऑफ एक्स इंटू में साइन एक्स का कितना हो गया कोस एक्स। थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए इसको, बाकी कोई ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं। डी यू बाई डी एक्स, यू मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा और यू की वैल्यू ऊपर वाली रिप्लेस कर दी, चलिए पहले ये हो गया। कितना बचेगा ये देखिए, माइनस साइन एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स, आपको पता है कोसेक और साइन एक्स एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो साइन एक्स को 1/कोसेक लिख सकते हैं, तो कोसेक की एक पावर इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये बचेगा माइनस का कोसेक एक्स अपॉन में कोट एक्स, ठीक है, और प्लस में बचेगा कोस एक्स इंटू में लोग कोट एक्स, ठीक है। थोड़ा सा चाहो तो मॉडिफाई और कर सकते हो उसको, यू इंटू कोस एक्स 1/साइन एक्स हो जाएगा, ये कोस बटे साइन, तो साइन से साइन बेसिकली कट जाएगा आपका ये, तो ये कितना बचेगा आपका माइनस का, ध्यान से देख लेना, सेक एक्स बचेगा ये, और प्लस में कोस एक्स और लोग कोट ऑफ एक्स, ठीक है। कोस एक्स क्यों बचेगा ये, सेक एक्स क्यों बचेगा, क्योंकि इसको लिखेंगे 1/साइन और इसको लिखेंगे कोस बटे साइन, साइन से साइन तो 1/कोस बचेगा, दैट विल बी सेक एक्स आपका, ठीक है। तो ये तो आ गया ये आपका डी यू बाई डी एक्स। सिमिलरली अब आप चाहो तो यू की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो, यहाँ पे यू की वैल्यू थी आपकी कोट एक्स की पावर साइन एक्स, जो यू की वैल्यू थी आपकी ये रही,
ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे करना, ये तो बहुत ही आसान है, दोनों तरफ का log लीजिए, तो ये log v बराबर, ध्यान से देखिएगा, x log x बन जाएगा प्रोडक्ट में। तो ये अवकलन करेंगे तो 1/v dv/dx, x एज इट इज छोड़ देंगे, log x का 1/x प्लस log x एज इट इज छोड़ देंगे, और इसका x का आपका 1 हो गया प्रोडक्ट फॉर्मूला के अनुसार। तो dv/dx बराबर v इधर चला जाएगा और v की वैल्यू x की पावर x, यहाँ से x कट जाएगा तो कितना बचेगा 1 प्लस log x। तो dv/dx ये रहा और dy/dx ये रहा, du/dx ये रहा। अब इन दोनों की वैल्यू उठा के आप समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दीजिए, dy/dx आपको मिल जाएगा। बस इतना ही है इस क्वेश्चन में, और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, 5 मार्क्स में था ये। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब ये देखिए, ये बढ़िया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन दे दिया। अच्छा, इसमें इस पेपर में अच्छी बात यह है कि आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के आसान क्वेश्चन दे रखे हैं, टफ क्वेश्चन नहीं दे रखे, मतलब मैक्सिमम मिनिमा से क्वेश्चन बहुत कम दिए हैं ये आपका मैक्सिमम मिनिमा से, लेकिन मैक्सिमम मिनिमा से आपके जो 3 डायमेंशनल वाले फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं एक्चुअल में वो थोड़ा टफ क्वेश्चन होते हैं, उनमें थोड़ा कॉन्सेप्ट लगता है। लेकिन इन कुछ इसमें इस पेपर में ऐसा कुछ नहीं दिया है आपको, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये पेपर बड़ा आसान आया है आपका। ठीक है, ओके। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऐसी दो धन संख्याएं याद करनी है आपको। धन का मतलब है पॉजिटिव नंबर्स, मान के चलिए एक्स और एक्स, एक पहली एक्स मान लीजिए, दूसरी वाई मान लीजिए, जिनका योग तो 15 है आपका, और वर्गों का योग आपका न्यूनतम दिखाना, मिनिमम दिखाना है। देखिए अब गह मान लीजिए, अब आपको दिख रहा है क्वेश्चन में डायरेक्टली, आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, मतलब पहले को x और दूसरे को y मान लीजिए, तो दो कंडीशन बनेगी, x प्लस वाई बराबर 15 आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए ऐसे ही कर लेते हैं। माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, क्वेश्चन में दे रखा है दोनों का योगफल 15 है, तो x प्लस वाई बराबर 15 हो गया। यहाँ से किसी एक की वैल्यू दूसरे के रूप में आप लोग निकाल लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम आपने केवल एक ही वेरिएबल में पढ़ा है। अब आपको इनके वर्गों का योगफल न्यूनतम दिखाना है, वर्गों का योग न्यूनतम हो, तो मान के चलिए इनके वर्गों का योग का मतलब है कि एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर, ये इनके वर्गों का योग, इसको न्यूनतम दिखाना है। तो मान लीजिए कि इसकी वैल्यू आपकी किसके बराबर है, आपके मान लीजिए पी के बराबर है इसकी वैल्यू, इसको न्यूनतम दिखाना है। तो न्यूनतम दिखाने के लिए मैक्सिमम मिनिमा का एप्लीकेशन करेंगे हम लोग, तो उसके लिए सबसे पहले सिंगल वेरिएबल होना चाहिए फंक्शन, लेकिन यहाँ पे डबल वेरिएबल है एक्स और वाई अलग, तो वो लेकिन ऊपर से वाई की वैल्यू एक्स के रूप में मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, 15 माइनस एक्स, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये बन गया पी आपका। ठीक है, अब आपको इसको x की वैल्यूज़ पे मिनिमम दिखाना है, तो मिनिमम के लिए आपको पता है मैक्सिमम मिनिमा के लिए सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में dp/dx निकालेंगे। करिए अब अवकलन, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, प्लस में 15 माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो 15 माइनस एक्स को x मानेंगे, स्क्वायर का पहले पावर में आ जाएगा यह पावर प्रोडक्ट में, और इनटू में d/dx 15 माइनस एक्स का और करना पड़ेगा आपको। ठीक, तो ये आ गया आपका 2x, 15 माइनस एक्स, 15 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, x का -1 हो गया, तो 15 माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 30 और माइनस माइनस प्लस का 2x बचेगा ये, तो ये बेसिकली आएगा 4x माइनस का 30 आपका, ये वैल्यू आ गई dp/dx की। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, पहले मैक्सिमा मिनिमा के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए आपको पता है फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखना होता है, यानी कि 4x माइनस का 30 आपका 0 के बराबर आ जाएगा यहाँ से, तो x बराबर आपको दिख रहा होगा 30/4 आ जाएगा, 30/4 का मतलब हो गया 15/2। ठीक है, अब ये तो x निकल गया, लेकिन आपको मिनिमम दिखाना है ना, तो मिनिमम के लिए डबल डेरिवेटिव इस पॉइंट पे नेगेटिव होना, सॉरी पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहले आप इसका डबल डेरिवेटिव निकालिए, d²p/में dx², डबल डेरिवेटिव इसका, एक बार और अवकलन करिए, तो करेंगे इसका, आपको दिख रहा होगा ये एज इट इज़ 4 ही आएगा, और ये तो कितना दिख रहा है, तो डायरेक्टली हर एक वैल्यू पे पॉजिटिव ही है ये, तो इस पे अगर आप इन पर्टिकुलर चेक करेंगे तो पॉजिटिव रहने वाला है, तो इसका मतलब आपका जो p है वो x बराबर 15/2 पे क्या हो जाएगा आपका न्यूनतम हो जाएगा, यानी कि मिनिमम हो जाएगा, न्यूनतम है। तो x बराबर कितने पे है न्यूनतम 15/2, तो x बराबर 15/2, तो y भी निकाल दीजिए, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, x की जगह 15/2 डालेंगे, प्लस y बराबर 15 ही है आपका, आपको दिख रहा होगा y बराबर भी 15/2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि x और y दोनों सेम आ गए, यानी कि आधा होना चाहिए, तभी उनके स्क्वायर का सम आपका न्यूनतम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं। हाँ, ये 5th पार्ट हुआ, ये बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है आपका इंटीग्रेशन में, ये सच में अच्छा क्वेश्चन था। इसके वीडियोज़ में भी हमने एप्लीकेशंस बताए थे कि अगर आपको नीचे द्विघात समीकरण हो, उसी को लेके 2-3 कॉन्सेप्ट थे अवकलन कर समाकलन करने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए, अगर याद हो आपको। पहला कॉन्सेप्ट ये था कि अगर नीचे द्विघात समीकरण है और ऊपर आपका कांस्टेंट टर्म है, तो उसका सिंपल मेथड था कि आप उसको पूर्ण वर्ग बनाइए और काम खत्म। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दीजिए पूर्ण वर्ग बना के, अंडर रूट हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर ऊपर कांस्टेंट नहीं है, यानी कि
ऊपर वेरिएबल टर्म्स है तब भी दो कॉन्सेप्ट थे इस क्वेश्चन को करने के, याद होगा आपको। पहला कॉन्सेप्ट था, पहला यह देखिए कि आपका जो नीचे द्विघात समीकरण है क्या इसके गुणनखंड हो रहे हैं, अगर गुणनखंड हो रहे हैं तो आंशिक भिन्न वाला मेथड था आपका, याद होगा आपको, आंशिक भिन्न वाला। और अगर गुणनखंड नहीं हो रहे हैं तो आंशिक भिन्न नहीं करेंगे हम, एक अलग प्रॉपर मेथड था कि जो अंश को हर के अवकलन के रूप में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, ये मेथड था और वो आसान मेथड भी है आपका। ये दे रखा है आपको x+2 अपॉन में 2x² प्लस में 6x प्लस का 5 और ये dx। अब आपको इसको देखिए पहले, 5 2 जा 10, 10 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने के बाद 6 आएगा, फैक्टर नहीं बनेंगे इसके। तो अब आपके पास सिर्फ एक ही मेथड रह गया है कि जो भी आपका अंश गिवन है यानी कि x+2 उसको हर के अवकलन के रूप में कन्वर्ट करना, यानी कि a इंटू डी अपॉन डी एक्स 2x² प्लस में 6x प्लस में 5, ठीक है, और प्लस में b। ये प्रॉपर मेथड था उसको कन्वर्ट करने का। यहाँ से आप a और b फाइंड आउट करना है आपको, यानी कि अंश अंश को कन्वर्ट करना है इनके अवकलन के रूप में। तो ये x+2 बराबर a अवकलन करेंगे तो ये 4x प्लस में 6 आ गया और प्लस में कितना है आपका b। तो x और कांस्टेंट के वैल्यू वो आपके जो कोफिशिएंट है उनको इक्वल करिए, तो यहाँ पे 4ax, ठीक, प्लस में 6a और प्लस में क्या आएगा b आएगा, और यहाँ पे कितना है x+2। तुलना करिए क्योंकि दोनों तरफ आपके बहुपद ही हैं। यहाँ पे x का गुणांक 4a है और यहाँ पे x का गुणांक 1 है, तो a बराबर तो सीधा सीधा 1/4 आ गया। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 6a प्लस b है और इधर कांस्टेंट टर्म आपकी 2 है, तो a की वैल्यू रिप्लेस करिए, यहाँ पे b की वैल्यू निकालिए, तो b बराबर आएगा 2 माइनस 6a यानी कि 6/4। 6/4 का मतलब आपका यहाँ पे इसको एलसीएम लीजिए, 4 एलसीएम आ गया आपका, 4 2 जा 8 माइनस 6 यानी कि 2/4 मतलब 1/, ए और बी दोनों निकल गए आपके। जैसे ये और बी निकल गए तो इसीलिए आपका जो ऊपर अंश है x+2, ए की वैल्यू तो आ गई आपकी 1/4, तो 1/4 इंटू इसका अवकलन यानी कि 4x ऐसे लिख सकते हैं प्लस में 6, ठीक, और प्लस में b की वैल्यू आपकी 1/2, ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो इंटीग्रेशन है ये थोड़ा सा मान के चलिए, लेंथी नहीं कह सकते इसको क्योंकि ज़्यादा समय लगता नहीं है इसमें, प्रॉपर मेथड अगर आपको पता हो तो प्रैक्टिस करके गए होगे तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको इस तरह के क्वेश्चंस को भी डील करने में, ठीक है। अब नेक्स्ट में कैसा हो जाएगा, तो जो आपका इंटीग्रेशन था वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है, i = ऊपर वाला टोटल इंटीग्रेशन दो पार्ट में, यानी कि पहले में 1/4 इंटू में 4x प्लस में 6, ये तो अलग हो गया आपका, ठीक है, और प्लस में 1/2 और बाहर आ गया dx और बटे में आ गया, अलग अलग कर देंगे, 2x² प्लस में 6x प्लस में 5, ठीक है, यही आ गया। चलिए सबके बटे में लिख दिया और इसको सेपरेट सेपरेट कर दो, यानी कि 1/4 इंटीग्रल 4x प्लस 6 dx बटे में 2x² प्लस में 6x प्लस 5 और प्लस में 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऊपर केवल dx बचा है, यहाँ पे 2x² प्लस में 6x प्लस में 5, ठीक है। अब ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब देखिए नीचे इस वाले में तो इसको t मानिए, इसका जैसे t मानेंगे इसका अवकलन ये रखा बैठा ऊपर आपका, ठीक है, तो ये dt बटे t बचेगा, दैट इज log t, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ उसका 1/4 log 2x² प्लस में 6x प्लस में 5, तो ये तो कन्वर्ट, काम खत्म इसका। इधर देखिए 1/2 इंटीग्रेशन, ऊपर कांस्टेंट है नीचे द्विघात समीकरण है जिसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो सीधा पूर्ण वर्ग बनाइए इसको। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले दो कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ से, तो चलिए वो जो दो कॉमन ले रहा हूँ मैं इसको बाहर लिख दे रहा हूँ, तो ये बचेगा dx बटे दो कॉमन जो गया है वो x² प्लस में 3x प्लस में 5/2 बचेगा, ठीक है। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाइए और इसको सोल्व करिए, तो ये तो एज इट इज चलेगा, प्लस में ये 1/4 आ गया, इंटीग्रल, चलिए पूर्ण वर्ग बना दे रहा हूँ, dx बटे पूर्ण वर्ग बनेगा x प्लस इसका हाफ करेंगे तो 3/2 का स्क्वायर माइनस का हाफ करके स्क्वायर करके घटा देंगे, माइनस का 9/4 और प्लस में 5/2 आपका, ठीक है। तो ये आपका बच गया, ये वाला एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, प्लस में इसको मान के चलिए है एज इट इज ये इंटीग्रेशन, ये इसको सोल्व कर लीजिए, dx बटे में x प्लस 3/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बचेगा भैया, आई थिंक पॉजिटिव बचेगा कुछ, प्लस का बचेगा आपका क्योंकि यहाँ पे एलसीएम 4 आ जाएगा दिख रहा होगा, तो ये माइनस का 9 और प्लस का 10 आ जाएगा, 1/4 बचेगा, 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख लेंगे। अब आपको याद होगा ये फॉर्मूला बन गया इसका, dx अपॉन में x² प्लस a² दैट इज 1/a
tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी वाला, ठीक है। तो यहाँ तो यही आ जाएगा, प्लस में 1/4 इंटू, फॉर्मूला लगाइए 1/a, ए की वैल्यू आपको दिख रही होगी कॉन्स्टेंट 1/2 है, तो 1/a का मतलब 1/2, ठीक है। tan इनवर्स x की वैल्यू है x प्लस 3/2 अपॉन में ए की वैल्यू है 1/2 और प्लस में c आ जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए 2 बार कट जाएगा, तो ये बचेगा 1/4, फाइनल लिख दे रहा हूँ, log 2x² प्लस में 6x प्लस 5 और प्लस में ये 1/2 बचेगा। tan इनवर्स 2 एलसीएम ले लेंगे ऊपर, तो 2x प्लस 3 और नीचे 1 और प्लस में c, ये फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, अभी थोड़ा लेंथी था लेकिन हो सकता था, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुआ होगा, क्योंकि सारे ही करने थे आपको, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 में देखिए, आप देखिए ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन दे रखा है आपको, x² प्लस y² बराबर a², यानी कि सर्किल दे रखा है, इसका सेंटर आपका ओरिजिन है और रेडियस उसकी a है, इसके द्वारा घिरे क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, ठीक है। आपको याद होगा डायरेक्टली, अगर त्रिज्या आपको पता है वृत्त की, तो क्षेत्रफल πr² होता है और r की वैल्यू a है यहाँ पे, तो आपको कुल मिला के इसका क्षेत्रफल πa² के बराबर लेकर आना। आंसर तो आपको पता है, लेकिन आपको ऑब्वियसली इंटीग्रेशन मेथड से करना है। तो इंटीग्रेशन मेथड से करने के लिए जब आप इसको सर्किल बनाएंगे और देखेंगे, क्योंकि कंप्लीट एरिया निकालना है आपको इस सर्किल का, तो कंप्लीट एरिया के लिए देखिए, सबसे पहले हम एक सर्किल जनरेट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। ये हमारा मान के चलिए सर्किल हो गया है, जो कि है नहीं, लेकिन हम इसको सर्किल बनाएंगे। ये मान लीजिए सर्किल हो गया हमारा ये, ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से, और ये सर्किल कौन सा है, जिसका सेंटर आपका ओरिजिन होता है, यानी कि मूल बिंदु होता है, इस तरीके से ये वाला सर्किल है आपका यहाँ पे, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ठीक, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव साइड, वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड, इस तरीके से ये रेडियस है इसकी ए और ये इसका सेंटर है ओ, ठीक है। और यानी कि ये वाले इसके निर्देशांक a,0 हो गए, इसके निर्देशांक 0,a, यहाँ पे -a,0 और 0,-, ठीक है। चलिए थोड़ा सा क्विक बता दे रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा कि ये चारों एक्सिस के सिमेट्रिक है, तो हम चारों एक्सिस को सोल्व नहीं करेंगे, हम केवल एक एक्सिस को सोल्व करेंगे, यानी कि इसका केवल इस वाले जो अंदर वाला पार्ट है, केवल इसका क्षेत्रफल निकालेंगे इस वाले का, और उसी का हम क्या कर देंगे, 4 गुना कर देंगे। ये रहा, हम केवल ये काउंट करेंगे, केवल ये वाला भाग, ठीक है, और उसी का 4 गुना कर देंगे, क्योंकि चारों इक्वल पार्ट्स हैं आपके यहाँ पे, ठीक। तो एक स्ट्रिप डाल देंगे, याद होगा आपको, ठीक है, एक स्ट्रिप डालेंगे इस तरीके से, जिसकी स्ट्रिप की जो चौड़ाई होगी, डेप्थ होगी, वो dx होगी, ठीक है। अब आपको दिख रहा है ना, लिमिट देखिए, एक्स एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं, आपको याद होगा कि अगर कोई कर्व आपका, इसकी इक्वेशन दे रखी है x² प्लस y² बराबर a², यहाँ से y² बराबर दिख रहा होगा आपको a² माइनस x² आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब y बराबर आएगा √a² माइनस x², और इसको यही आपका वही fx होता है। तो आपको याद होगा कि कर्व fx और x बराबर a और x बराबर b और y आपका x एक्सिस, यानी कि y बराबर 0 के बीच में जो घिरा हुआ एरिया होता है आपका, इंटीग्रेशन x बराबर a जैसे यहाँ पे 0 दे रखा है, और ये यहाँ से ये, यानी कि लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट a है आपकी, और y dx ये डायरेक्टली हो जाएगा आपका। तो यानी कि 0 to a, y की वैल्यू है √a² माइनस x², और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका dx। अब केवल आपको इसको सोल्व करना है, और आपको याद होगा अगर डायरेक्टली ये वो सब जो लेंथी वाले फॉर्मूले थे आपके, लेंथी वाला फॉर्मूला लगाइए, ये वाला इंटीग्रेशन √a² माइनस x² का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x √a² माइनस x² प्लस 1/2 a² साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। लिमिट है 0 to a, ये रहा। अब यहाँ पे रिप्लेस करिए, तो 1/2, ठीक है, a रिप्लेस करिए पहले, अपर लिमिट a करेंगे तो अब देखिए यहाँ तो a आ जाएगा, लेकिन जब x की जगह अंदर a डालेंगे तो a² माइनस a², कुल मिला के मैं डायरेक्टली लिख दूँ भाई, यहाँ इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, मैं बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसान हो जाएगा, 0 आ जाएगा, प्लस 1/2 a², जब आप इसके अंदर डालेंगे साइन इनवर्स x की जगह a डालिए, a अपॉन a हो गया, ठीक है। उसके बाद आप माइनस करेंगे तो 0 डालेंगे लोअर लिमिट, तो 0 जब लोअर लिमिट x की जगह डालेंगे तो 0 कर देगा इस वाली टर्म्स को सारी को, और जब यहाँ x की जगह 0 डालेंगे तो साइन इनवर्स 0 आपको पता है 0 होता है, तो बेसिकली यही बचेगा आपका, ठीक है। 1/2 a² साइन इनवर्स a/a का मतलब आपको पता है π/2 होता है, ठीक है, क्योंकि a/a का मतलब 1 हो गया, साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2, तो ये बेसिकली आपका आ गया π/4 a²। ये आ गया केवल इस वाले पार्ट का एरिया। आपको पता है कि यही सेम एरिया ये है, यही सेम एरिया है, यही सेम एरिया है, तो जो टोटल एरिया आएगा आपका वो 4 गुना बन जाएगा इसका, 4 × π/4 a², तो 4 से 4 कट जाएगा, तो कितना आ गया
पाई ए स्क्वायर, आपको ये पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है। इस तरीके से करेंगे, एक पार्ट का निकाल के उसको 4 गुना मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट आपको दे रखा है वेक्टर्स का। ऐसा नहीं है, लेंथी पेपर था लेकिन आसान था, कर सकते थे आप इसको। 4 पॉइंट्स के स्थिति सदिश, यानी कि आपको पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं चारों के। पोजीशन वेक्टर का मतलब आपको याद होगा, ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ओ ए, बी का वेक्टर ओ बी, सी का वेक्टर ओ सी और डी का वेक्टर ओ डी, तीनों दे रखे हैं ये चारों। तो ये आई कैप प्लस जे कैप दे रखे हैं ऊपर, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ इनको, ठीक है, समझ आएगा हमारा। अब क्या करना है आपको, आपको इनमें से ना एक वेक्टर ए बी निकालना है और एक दूसरा सी डी निकालना है। इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो आप इनके बीच का जब कोण निकालेंगे तो पहले इनके वेक्टर पता होने चाहिए आपको। वेक्टर ए बी पता होगा आपको, ए और बी अगर स्थिति सदिश गिवन है तो वेक्टर ए बी जो होगा वो वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए बनेगा, और जो वेक्टर सी डी होगा वो ओ डी, मतलब बाद वाले के स्थिति सदिश में से पहले वाले का स्थिति सदिश घट जाता है। तो करिए आप, ये आपका ओ ए, ये आपका ओ बी, ये आपका ओ सी और ये आपका ओ डी। तो पहले ए बी निकालिए, ओ बी माइनस ओ ए, यानी कि इसमें से जब इसको घटाएंगे तो 2 आई कैप माइनस आई कैप, तो केवल आई कैप बचेगा, प्लस 5 जे कैप माइनस 4 जे माइनस आई कैप, तो प्लस का 4 जे कैप बचेगा, और के कैप इसके अंदर है नहीं तो यहाँ पे माइनस का के कैप आ जाएगा ये, ठीक। सिमिलरली जब आप वेक्टर सी डी निकालेंगे तो डी वाले में से इसका जब हम आई कैप में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो तीनों में ये यहाँ पे इनके चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ पे इनके तीनों के चिन्ह बदलेंगे जब इसमें से इसको घटाएंगे। तो आई कैप माइनस, तो ये माइनस का 2 आई कैप बचेगा, माइनस का 6 जे माइनस का 2 जे माइनस का 8 जे कैप बचेगा, और प्लस का के, और ये प्लस का हो जाएगा प्लस का 4 के कैप। तो ये 2 वेक्टर आ गए, मान के चलो कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। क्वेश्चन हम इनडायरेक्टली ये बन गया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात करना है। और आपको याद होगा कि जब आपको 2 वेक्टर्स के बीच का कोण ज्ञात करना है तो उसमें आप हमेशा डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। मतलब आपको पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कोस थीटा होता है। तो यहाँ से जब आप कोस थीटा निकालेंगे तो ये आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में ए बी। ए बी का मतलब ए और बी के मैग्नीट्यूड। तो अब आपके पास वेक्टर ए भी गिवन है, ऊपर वेक्टर बी भी गिवन है, तो आप वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालिए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालिए। पहले वेक्टर ए है ये आपका आई प्लस 4 जे माइनस के कैप, तो मैग्नीट्यूड जब इसका निकालेंगे तो अंडर रूट आई का कोफिशिएंट 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आपका, दिख रहा होगा अंडर रूट 18 आ जाएगा ये। और जब आप वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वेक्टर बी ये रहा आपका, -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 4, उसके बाद -8 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 64, और प्लस का 4 के का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 16 हो जाएगा ये। तो ये कितना आ गया आपका 16, 4 20 और 64, तो अंडर रूट 84 आ गया ये, ठीक है। ये आ गया आपका 84। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे। अच्छा, अंडर रूट इसको लिख लेंगे 3 अंडर रूट 2, ठीक है। और इसको कैसे लिख लेंगे, अंडर रूट 84 है, 84 के जब हम फैक्टर करेंगे 84 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, आई थिंक 2 2 जा 4, 3 जा 12, 7 जा 84, ठीक है। तो ये 2 बाहर आ जाएगा आपका, तो 2 रूट 21 आ जाएगा ये। अच्छा, अभी डॉट प्रोडक्ट में निकालना है तो ए डॉट बी निकाल लीजिए, डॉट प्रोडक्ट करिए इनका, माइनस का 2 इसमें करेंगे 1 में, तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ और के कैप का के कैप के साथ ही होता है, ठीक है, और वो ऐड हो जाते हैं। तो माइनस का 2 हो जाएगा, -8 का 4 में करेंगे तो माइनस का 32 हो जाएगा, और +4 का -1 में करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। देख लेना, मे भी कैलकुलेशन मिस्टेक वैसे है नहीं मेरी, चलिए फिर भी देख लेते हैं। तो ये कितना बचेगा, -38 आ गया आपका, ठीक है, -38 आ गया। अब आपके बाद सारी चीज़ें हैं तो आप निकाल दीजिए। तो कोस थीटा बराबर आएगा ए डॉट बी का मतलब -38 बटे में, ए का मैग्नीट्यूड था आपका 3 अंडर रूट 2 और बी का मैग्नीट्यूड था आपका 2 अंडर रूट 21, ठीक है। ये था आपका। आप देख लीजिए कि ये -1 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, -1 से छोटी वैल्यू ना आ जाए। 3 रूट टू का मतलब 1.4 के आसपास होता है, तो ये 12 के आसपास आएगा, ऑलमोस्ट 12 पॉइंट समथिंग आएगा। और ये अंडर रूट 21 है, अंडर रूट 21 का मतलब 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पॉइंट। तो बेसिकली ये आपको दिख रहा है -1 से आपकी जो ये वैल्यू है बड़ी ही वैल्यू आएगी, छोटी नहीं आएगी। तो कोस थीटा में एक जेन्युइन वैल्यू आएगी, ये कोस थीटा की वैल्यू ये आ गई। आप चाहो तो इसको थीटा बराबर कोस इनवर्स इसी वैल्यू को यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। परफेक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो तो, बाकी मुझे लगता नहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। कुल मिलाकर क्वेश्चन करने का तरीका यही है आपका, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट में देखिए, थर्ड वाले में क्या क्या रखा है। अब देखिए ये भी वही क्वेश्चन है जो हम इसमें कर चुके हैं, और ये मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे आपको उसमें से ये क्वेश्चन भी था उसमें, कि आपको इसका अधिकतमीकरण करना है इन दोनों के गिवन के रेस्पेक्ट में।
एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50, LPP है पहली एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50, दूसरी है 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू मे बी 90 आई थिंक, या और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब आप इसको ट्रेस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कर्व बनाएंगे इनका, तो आपको दिख रहा है कि x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50, इनकी जब स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी x प्लस वाई बराबर 50 और ये स्ट्रेट लाइन बनेगी 3x प्लस वाई बराबर 90। तो जब इनको हम लोग ड्रॉ करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 50 लगभग ये आ जाएगा आपका, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करेंगे क्योंकि ये रहा पॉजिटिव दे रखा है आपको। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेंगे तो ये वाला पॉइंट, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा है, दोनों एक्सिस पे 50-50 का ही इंटरसेप्ट कटेगा आपका, तो ये 0,50 आ जाएगा, ठीक है। जब दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे इंटरसेप्ट के लिए निकालने के लिए, दिख रहा होगा, इसको 90 से दोनों तरफ डिवाइड करिए, ये बचेगा आपका। तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट 30 का, तो मान के चलिए 30 यहाँ आ रहा है आपका। वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट 90 का, तो मान लीजिए 90 और ऊपर आ जाएगा, मान के चलिए यहीं 90 आ रहा है, मान लीजिए वैसे ऊपर आएगा। उसके बाद इसको ड्रॉ करिए, इसको जब ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से आएगा यहाँ पे ये लाइन, ठीक है, ये रही। और दूसरी बात, दिख रहा होगा दोनों को ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा, 0 प्लस 0 बराबर 0 लेस देन इक्वल टू 50 होगा, और ये भी 3 इंटू 0 प्लस में 0, ये भी 0 बनेगा जो कि लेस देन इक्वल टू 90, यानी कि दोनों के नीचे वाला एरिया आपको लेना है, ठीक है। इसके भी नीचे वाला एरिया और इसके भी नीचे वाला एरिया। अब आप, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है आपका, मान के चलिए ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट आपका सी है, ये पॉइंट आपका 0,90 डी है, और ये पॉइंट आपका ई है आपका, ठीक है। कॉमन एरिया देख लीजिए, इन सबका कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है, दिख रहा होगा आपको, ये वाला पोर्शन जो आएगा, मैं चलिए दूसरे उसमें कर दे रहा हूँ, दूसरे कलर से, ये वाला एरिया है आपका जो इन दोनों का कॉमन एरिया आएगा, इधर ये से चेंज हो जाएगा, ये है देखिए एरिया, ठीक है, ये रहा जो बना है फिजिबल रीजन आपका। अब आप देख लीजिए इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए अभी आपको ई के निर्देशांक निकालने हैं बस। ई देख लीजिए किस किस का है, लाइन 1 और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो जब आप इनको सोल्व करेंगे, रैखिक समीकरण है दोनों, एक्स प्लस वाई बराबर 50 और 3x प्लस वाई बराबर 90, तो ये माइनस 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 ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस का 2x बराबर माइनस का 40 बचेगा, तो दिख रहा होगा x बराबर तो 20 आ जाएगा और y बराबर यहाँ पे 30 आएगा, तो x बराबर 20 और y बराबर 30, ये सारे पॉइंट मिल गए। अब आप एक टेबल बना के इन सभी जो भी कॉर्नर पॉइंट आए इन सब पे z की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। z बराबर है आपका, किसका निकालना है मैक्सिमम आपको, 4x प्लस वाई का, तो 4x प्लस में y, ठीक है। पॉइंट क्या है आपका, पहला पॉइंट है जो भी आपका यहाँ पे, ये तो मूल बिंदु ही है तो इससे तो कोई मतलब है नहीं हमारा, ठीक है, 0,0 आ गया। उसके बाद है आपका दूसरा पॉइंट है आपका बी, ये रहा बी पॉइंट, बी पॉइंट बचेगा बनेगा आपका 30,0। उसके बाद है आपका ऊपर सी पॉइंट, सी पॉइंट, उसके बाद है फिर डी पॉइंट, ई पॉइंट सॉरी, सी पॉइंट है आपका 0,50 और ये है आपका 20,30। अब हर एक पे वैल्यू चेक कर लीजिए जेड की, 4x प्लस वाई है तो जब इस पे करेंगे इस पे तो दिख रहा होगा 0 ही आ जाएगा आपका, ठीक है। इस पे चेक करेंगे तो x की जगह 30 डालिए तो ये 120 आएगा, ठीक है। इसकी जगह चेक करेंगे तो y की जगह डालेंगे तो ये 50 आएगा। यहाँ चेक करेंगे तो x की जगह 20 डालिए तो 80 हो जाएगा, y की जगह 30 डालिए तो कितना आ जाएगा 1110। आपको क्या करना है, न्यूनतमीकरण में अधिकतमीकरण, अधिकतम का मान लिखना है आपका। तो अधिकतम मान दिख रहा होगा कौन सा आ रहा है आपका 120, किस पॉइंट पे आ रहा है 30,0 पे, यानी कि ये वाले इस वाले पॉइंट पे। तो यहाँ से सोल्यूशन जो बनेगा आपका x बराबर 30 और y बराबर 0, ये इसका सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। करवाया हुआ है मैंने क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है ये। ओके नेक्स्ट में देखिए फोर्थ पार्ट में, फोर्थ पार्ट आपका प्रायिकता का और वो भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आपको। क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, एक मिनट में इसको साफ कर दे रहा हूँ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फिर से क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी में गिवन है ये क्वेश्चन आपको। प्रैक्टिस सेट्स में ऐसे तो बहुत क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने, ठीक है, एनसीईआरटी वाले भी, और कुछ अलग भी क्वेश्चंस कराए थे, इनसे इनसे भी हटके क्वेश्चंस कराए थे कुछ, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है आपका, ठीक। चलिए देखिए क्वेश्चंस को, इसको कैसे करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन में ही कह रखा है आपसे, घटनाएं दे रखी हैं
एक पासे को 2 बार उछाला गया है। तो देखिए जब एक बार पासे को उछाला जाता है तो 6 आउटपुट आते हैं आपके, 1 2 3 4 5 6। जब 2 बार उछाला जाता है तो आपके पास जो कुल आउटपुट आ जाते हैं वो इसका जो कुल आपके पास आउटपुट यानी कि आउटकम आ गए, परिणाम 6 स्क्वायर यानी कि 36 आ गए। याद होगा आपको, इसी तरीके से आएंगे ए कोमा बी, जहाँ पे ए और बी 1 से लेके 6 तक हो सकते हैं आपके, ठीक है, इस तरीके से। अब 2 बार उछाला गया, ठीक है, और प्रकट की गई संख्या का योग 6 पाया गया, यानी कि ये घटना पहले से घट चुकी है। यानी कि ए घटना है आपकी, यहाँ पे ए घटना है कि जो ऊपर अंक आएंगे आपके दोनों, उनका योगफल, अंकों का योग 6। ठीक, अब आप इसमें देख लीजिए कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आएंगी अंकों का योग जिनका 6 होगा। देखिए भाई, पहली आपको 1,5 आ सकती है, दोनों का योग 6 है, तो एक इसका उल्टा भी आ ही सकता है फिर 5,1, मतलब पहले पे 1 दूसरे पे 5, या पहले पे 5 दूसरे पे 1। ठीक, उसके बाद और क्या पॉसिबिलिटी है, पहले पे 2 दूसरे पे 4 आ सकता है, 6 दोनों का जोड़ के 6 होना चाहिए, यहाँ पे 4 यहाँ पे 2 आ सकता है। उसके बाद और क्या बचा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3, यही पॉसिबिलिटी बची हैं, ये रही। ठीक है, ये घटना की। तो अब इसके अनुकूल परिणाम देखिए कितने हैं इस घटना के, 1 2 3 4 5 है अनुकूल परिणाम। तो अगर आपको इसकी होने की प्रायिकता आपको निकालनी है, क्योंकि घटना घट चुकी है, क्वेश्चन में कह रखा है पाया गया है ये, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी इसके अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम 5/36। आगे क्या कह रहा है, संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सह प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब दूसरी घटना है बी आपकी, संख्या 4 का कम से कम एक बार प्रकट होना, संख्या 4 का न्यूनतम एक बार प्रकट होना, न्यूनतम एक बार प्रकट होना। अब आप देखिए संख्या 4 का, अब इसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आएंगे भाई, देखिए संख्या 4 का न्यूनतम एक बार का मतलब ये है कि या तो पहले पे 4 आए, फिक्स कर दो पहले पे 4, बाद में वैरी करेगा, मतलब 4,1 आ सकता है आपका, चलिए कलर बदल दे रहा हूँ, 4,2 आ सकता है, पहले पे 4 फिक्स कर दिया मैंने, 4,3 आ सकता है, 4,4, 4,5, 4,6 ये आ सकता है। या न्यूनतम कह रहा है ना, तो मतलब दूसरे पे भी आ सकता है आपका, उल्टा कर दो, 1,4 आ सकता है, 2,4 आ सकता है, 3,4 आ सकता है। अब 4,4 पहले से ऑलरेडी आ चुका है, सेट में कभी भी हम रिपीटेशन अलाउ करते नहीं हैं, 5,4 आ सकता है और 6,4 आ सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है 4 आने की। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सह प्रायिकता निकालनी है, यानी कि जब ऊपर वाली घटना हमें पहले से पता है कि ये हो चुकी है ए घटना, यानी कि उनके अंकों का योग 6 है, तब हमें सह निकालना है। यानी कि आपको पता है, आपको यहाँ पे पी बी बाई ए चाहिए, और सूत्र आपको पता होगा, बी बाई ए जब आप निकालते हैं दोनों के इंटरसेक्शन बटे में जो घटना पहले घट चुकी है उसकी प्रायिकता। तो पहले आपको यहाँ पे पहले ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी देखिए कितना आएगा यहाँ पे, ए ये रहा आपके पास और बी ये रहा, दोनों का कॉमन देखिए, आपको शायद दिख रहा होगा 2,4 और 4,2 दोनों में कॉमन दिख रहा होगा, 2,4 और 4,2 ये दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको, ठीक है, दो। तो इसकी प्रायिकता निकाल दीजिए, प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि इसके फेवरेबल आउटकम 2 हैं, टोटल आउटकम 36 हैं, 2/36 हो गया इसका। अब प्रायिकता निकाल दीजिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये आपकी 2/36 हो गई, और ये ऊपर कितनी आई थी आपकी 5/36 आई थी। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 2/5, यही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। देखिए ये रहा, किया हुआ क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है कि कोई नया क्वेश्चन है, किया हुआ है। अच्छा नेक्स्ट में देखिए, ये भी किया हुआ क्वेश्चन है आपका प्रैक्टिस सेट में, ये रहा डायरेक्ट, ये रैखिक समीकरण बनती है एलडी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, आपको इसका व्यापक सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, व्यापक सॉल्यूशंस के लिए एलडी को सॉल्यूशंस आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, इस तरीके की कोई भी इक्वेशंस हो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू, इसी को एल डी बोलते हैं। और देखिए जो गिवन इक्वेशन है ये इसी रूप में है आपकी, मतलब क्या है ये, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, गिवन इक्वेशन है आपकी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 2y बराबर एक्स स्क्वायर, यही है ना, या ठीक है। देखिए इसको थोड़ा साफ कर लें हम, अब इसको देखिए, क्या मैंने जो अभी इक्वेशन लिखी है क्या ये इसी के रूप में है, अभी फिलहाल नहीं है, हमें एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ, तब जाके बनेगी एल डी की है। ठीक है, करिए, चलिए एक्स से डिवाइड करिए दोनों तरफ और उसके बाद इसको एल डी बनाइए, और उसके बाद फिर हम इसका सोल्यूशंस करेंगे। देखिए एक्स से डिवाइड करेंगे अगर सारी समीकरण, क्योंकि एक्स नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, इसीलिए दे रखा है, तब क्योंकि एक्स से डिवाइड हो रखा है यहाँ पे, देख लीजिए ये एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब एक्स से डिवाइड पॉसिबल है यहाँ पे, इसीलिए क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है। तो अब करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस में
2/x इंटू वाई बराबर x बचेगा। अब ये उसी रूप में बन गए, देखिए dy/dx प्लस में px इंटू वाई इज इक्वल्स टू QX, इसी रूप में बनी है ये। तो यहाँ से जब इसकी तुलना करेंगे तो px बराबर तो 2/x आ जाएगा और QX बराबर आपका यहाँ पे x आएगा। और सॉल्यूशन पता होगा आपको, यहाँ पे आप लोग ये निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणांक सूत्र से। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकलेगा यहाँ पे IF सूत्र होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, ठीक। तो e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू है 2/x और इंटू में क्या आएगा dx। तो e की पावर 2 तो बाहर आ जाएगा, 1/x का समाकलन कितना हो गया log x आपका। अब चूंकि 2 है यहाँ पे e की घात log x आपका 1 होता है, मतलब एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं ये। तो इस 2 आपका x के स्क्वायर में चला जाएगा, तो ये बचेगा e की पावर log x स्क्वायर, और e की पावर log आपका दोनों इन्वर्स होते हैं। तो बेसिकली यहाँ कितना बचेगा, केवल x स्क्वायर आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसलिए जो उसका सॉल्यूशन आएगा यानी कि जो हल आएगा वो व्यापक हल आएगा, पता होगा आपको y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में QX और यहाँ पे dx और प्लस में c, ये होता है इसका सॉल्यूशन। वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए बस यहाँ पे सबकी। तो y तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आपकी x स्क्वायर आई है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू x स्क्वायर और इंटू QX की वैल्यू x है इंटू dx और प्लस में c हो जाएगा। तो ये आपका बच गया x की 3 dx और प्लस में c। समाकलन कर दीजिए राइट साइड का, तो yx स्क्वायर बराबर x की पावर 4/4 और प्लस में क्या आ गया c आ गया। आपको करना है तो x स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो y बराबर बचेगा x स्क्वायर बाई 4 प्लस में c x की -2 आ जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। देखिए 5 नंबर में ये सॉल्यूशन दे रखा है आपको, ठीक है। तो आई होप आपने कर लिया होगा ये, ठीक है। इसमें आपको कोई छूट नहीं थी इन्हीं क्वेश्चंस में। तो हम 5-5 मार्क्स वाले 10 के सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, सॉल्यूशंस हम दे चुके हैं। अब लास्ट में जो लॉन्ग आंसर टाइप वाले क्वेश्चंस है वो बचे हैं, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, ठीक है। चलिए अपने को मैच करिए। अगर मान लिया कोई मिस्टेक भी है आपसे तो उसमें कोई ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि थोड़ी बहुत मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर लिया जाता है। मेनली जो कॉपी चेकर है वो अप्रोच देखता है आपका कि आपने अप्रोच किया है या आपको आता भी है कॉन्सेप्ट या नहीं आता, या फिर आपने ज़बरदस्ती कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप माना कैलकुलेशन मिस्टेक है तो या थोड़ी सी मिस्टेक भी होगी तो उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट में मिलेंगे हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। थैंक यू।